71वीं बीपीएससी के श्योर सिलेक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के इस ताजा तरीन एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो 17वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। इससे हम अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि आप पाएंगे कि 17वीं बीपीएससी में इकोनॉमी से पूछे गए अधिकांश प्रश्न करंट अफेयर से रिलेट किए जा सकते हैं, डेटा पर पूछे गए हैं और बहुत करंट इश्यूज के जो डेटा रहे हैं उनसे पूछे गए हैं। लेकिन इन प्रश्नों को अपने परिचर्चा में शामिल करने के पीछे ये उद्देश्य है कि हम ये जान पाएं कि 71 बीपीएससी या हम आगे किसी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन किन तरह के इकोनॉमिक डेटा को अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए। तो ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह के आंकड़ों पर आधारित है। हमने जैसा कि बताया ज्यादातर प्रश्न आंकड़ों पर आधारित हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो बजट 2024-25 पर आधारित है, जिसमें यह पूछा गया है कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में किन तिलहनों को तेल के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द यूनियन बजट स्पीच फॉर 2024-25 2024-25 बजट की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? व्हिच ऑयल सीड्स वेयर नोटेड एज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल। तेल के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024-25 में जिन जिन फसलों को शामिल किया गया था उनकी सूची क्या है और किनको नहीं शामिल किया गया है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कोकोनट। इसमें से जो तिल है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सरसों है, इनको शामिल किया गया है। 2024-25 का जो बजट भाषण रहा उसमें 5 फसलों को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार ने 5 फसलों के उत्पादन को लक्षित किया है। इन 5 फसलों में है सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो इनमें से तिल भी ऑप्शन में है, सोयाबीन भी है और मूंगफली भी है। कौन एक नहीं शामिल है? तो वो कौन नहीं शामिल है? कोकोनट शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ? कोकोनट होगा आंसर। और कोकोनट के अलावा किन किन को शामिल किया गया है, जो जिनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इस प्रोसेस में, वो कौन कौन से हैं? मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसमे है, सोयाबीन है और सनफ्लावर है। कोकोनट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टारगेटेड ऑयल सीड्स, है ना। तो दिस omission clearly marks coconut as the odd one of out among the options provided। जो भी विकल्प हमको दिए गए हैं उनमें से कौन एक विकल्प शामिल नहीं है, तो आंसर है आपका कि उसमें कोकोनट शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपको समझ में आया? ये बजट 2024-25 में संबंधित था और बजट 2025-26 आप जो है देख रहे हैं। और जब तक आप पेपर देने के लिए जाएंगे हो सकता है कि कोई और भी बजट आ जाए, लेकिन अगर 30 अगस्त को पेपर होता है तो आपको यही 25-26 के बजट के अनुसार सोचना होगा। तो 25-26 का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट द्वारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, जो आत्मनिर्भरता के लिए, जो रोजगार सृजन के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उनसे जुड़े हुए आंकड़ों को, उनसे जुड़े हुई अवधारणाओं को अपने दिमाग में स्पष्ट करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, व्हिच इंडिसेज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। 2023 में एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भारत सरकार का एक विभाग है, एक मंत्रालय है जिसका नाम है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है इसके डेटा पब्लिश किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 2023 में, मतलब कि 2024-25 के बजट ईयर में आपने 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा। तो 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि किन सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, सबसे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, दूसरा ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स। इनमें से कौन सही है? तो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ऑप्शन ए इसमें सही है, सॉरी ऑप्शन डी इसमें सही है, कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी कर लीजिए। ये टाइपिंग का एरर है, मानवीय भूल है ये, इसके लिए आप कुछ मत कहिए किसी को। बेस्ड ऑन द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसके द्वारा जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स जारी किया जाता है उसके अनुसार 2023 में कैपिटल गुड्स ग्रू इम्प्रेसिवली एट अबाउट 13%, लगभग 13% का रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स सॉ अ रोबस्ट ग्रोथ ऑफ अराउंड 8%। तो जो पूंजीगत वस्तुएं और आधारिक संरचना है
इन्हें सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई, जिनमें से पूंजीगत वस्तुओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति रही, लगभग 13% की। पूंजीगत वस्तुओं में प्रगति इस बात का सूचक है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती से विकास हो रहा है। कैपिटल गुड्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा? कैपिटल गुड्स के अंतर्गत कोई भी ऐसी गुड्स आएंगी जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जा सके। इसमें मशीनरी है, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल हैं, क्रिटिकल फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, जो कि हेल्प करेंगे औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में। तो पूंजीगत मशीनरी, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि ये दिखाता है कि भारत आर्थिक विकास की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, क्रिसिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये पता चलता है कि किसी भी देश में वहां की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है, इसकी रेटिंग करती है। वो क्रेडिट रेटिंग है एक तरह की, कि जो कंपनियां क्रेडिट लेती हैं या जो कंपनियां इंडिविजुअल से पैसे लेती हैं उनको रिटर्न करने में कितना सक्षम होती हैं, या कोई देश किसी दूसरे देश से ऋण लेता है तो वो कितना सक्षमता से अपने ऋण को वापस कर पाता है। जैसे क्रेडिट टर्म जो है वो क्या बताता है कि आप किसी से लोन लेते हैं तो आप उसको वापस करने के प्रति कितना सजग हैं, और आप उस लोन को लेकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने हद तक सक्सेस होती हैं, क्योंकि अगर वो सक्सेस हुई तो आप लोन वापस करेंगे। तो क्रिसिल की रेटिंग में अगर आप अच्छे हैं, या किसी भी कंपनी के आईसीआरए है, इकरा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग में कोई कंपनी अच्छी रेटिंग पे आ रही है, इसका मतलब कि ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने में अच्छी कंपनी है और वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। क्रिसिल रेटिंग पे क्वेश्चन है कि हाउ मच इज द कारपोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई फाइनेंशियल ईयर 2030 इन इंडिया। 2030 तक क्रिसिल की जो रेटिंग रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2030 तक कारपोरेट बॉन्ड में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है, कितनी वृद्धि होने की आशा है। कारपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं? ये कारपोरेट के द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वैसे कारपोरेट्स के भी बॉन्ड होते हैं, जो कि कैपिटल मार्केट से पैसे लेने का एक तरीका होता है। जैसे जो 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 कारपोरेट्स हैं वो कैपिटल मार्केट से क्रेडिट जनरेट करने के लिए 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। एक को हम शेयर कहते हैं, एक को हम डिवेंचर कहते हैं, एक को हम बॉन्ड कहते हैं। शेयर क्या है? कंपनी में हिस्सेदारी दे देना। बॉन्ड और डिवेंचर क्या है? ऋण है एक तरह का। अगर आप डिवेंचर खरीदते हैं तो आप कंपनी को ऋण दे रहे हैं और कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न देने के लिए बाध्य है। कंपनी डूब जाए, ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आपने शेयर ले रखा है तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आपको आपके शेयर पर क्या रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आपने डिवेंचर ले रखा है तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उसमें लिखे गए रेट पर डिपेंड करेगा कि आपको इस रेट से अपने इन्वेस्टर को पैसे देने हैं। सेम बात बॉन्ड में होती है। बॉन्ड में थोड़ा और भी नियम होते हैं जिन पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि क्रिसिल 2030 तक क्या अनुमान लगा रही है कि भारत में जो कारपोरेट बॉन्ड का मार्केट है ये कहां तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा इनका अनुमान है कि ये 100 से 120 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन किससे होगा? 100 से 120 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल कहां से आ जाएगा? तो बॉन्ड से आ जाएगा, है ना। और ये बॉन्ड खरीदेगा कौन? इसको इंडिविजुअल खरीदते हैं, या एक कंपनी का बॉन्ड कोई दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, या बैंक खरीद सकते हैं, और उससे उनको यील्डिंग होती है, इससे उनको लाभ होता है। तो क्रिसिल रेटिंग के अनुसार लगभग इतना बढ़ जाएगा, है ना। और ये कारपोरेट बॉन्ड बढ़ने का मतलब क्या है? मार्केट में मार्केट कैपिटल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नेशनल इनकम में ग्रोथ होगी, बहुत सारा पॉजिटिव मूवमेंट आएगा इकोनॉमी में। So according to the CRISIL rating, the corporate bond market in India is expected to more than double its size from approximately 43 lakh crore to 100 to 120 lakh crore by financial year 2030। वित्त वर्ष 2030 तक ये बढ़कर 100 से 120 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि वित्त वर्ष 23 में लगभग 43 करोड़ रुपए था, 43 लाख करोड़ रुपए था। दिस प्रोजेक्शन इम्प्लीज ऑन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR कहते हैं इसको, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रफली 9%। 9% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज 100 रुपए थी तो 9% बढ़ी, कोई चीज 100 रुपए मूल्य की थी और 9% उसका कंपाउंडिंग हुआ तो 109%, 109 हो गई वो। अब 109 पे 9% बढ़ेगी, फिर वो जो रिजल्ट आएगा उस पर 109 पे 9% से बढ़ता रहेगा। और ये एक्सपेंशन क्या करेगा? एंटिसिपेटेड ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, कैपेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कारपोरेट सेक्टर, बहुत तेजी से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है। अगर आपके यहाँ आधारिक संरचना में सुधार हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि सारी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप से सुधर जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सुधारने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो सबसे जरूरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट वेयर द शेयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आंकड़ों पर आधारित है और ये GVA पर आधारित है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है
पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो ये प्रश्न कहाँ से है? ये प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे से। हमने आपको बताया कि अगर 2024-25 का जब आप बजट पढ़ेंगे तो 2024-25 के बजट के साथ ही साथ 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। अब 2025-26 का बजट आप पढ़े हैं तो अगर ये 2025-26 हो जाएगा तो ये 2024-25 हो जाएगा। तो आप बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी देखते रहिए। अभी देखिए बजट से क्वेश्चन और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आपके सामने लगातार आ रहे हैं, इसलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर आप जरूर से जरूर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करके चलें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तीनों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनमें क्या ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, जीवीए क्या है। अगर आप जीवीए नहीं जानते हैं तो आपको हमारी एक वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमने नेशनल इनकम पढ़ाया है, जिसमें नेशनल इनकम कितने तरीके से कैलकुलेट की जाती है और ग्रॉस वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है और किसी भी सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन का क्या स्टेटस है करंट ईयर में, ये सारा कुछ उसमें डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसे जरूर से जरूर आप उस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसमें हमारी सहायता करें। आप बहुत सहायता हमारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आगे आपके लिए और बेहतर चीजें लेकर आते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार ये बताना है कि कौन सेक्टर का क्या जीवीए रहा। तो आप देखिए 53.7% रहा किसका, सर्विस सेक्टर का, मतलब कि टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जिसमें हम सर्विसेज को काउंट करते हैं, और 28.6% रहा सेकेंडरी सेक्टर का, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेक्टर में 28.6% की ग्रोथ रेट रही या जीवीए रहा, और 17.7% जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया कहां से, प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है किसी भी इकोनॉमी में। बहुत जरूरी है कि प्राइमरी, अच्छा ये भी आप थोड़ा यहाँ जानने का प्रयास करिएगा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज को शामिल करते हैं, कृषि एवं संबद्ध सहायक सेवाओं को शामिल करते हैं, इंडस्ट्री में हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग को शामिल करते हैं, और तीसरा सर्विसेज है जिसमें हम सेवाओं को शामिल करते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर का लगातार ग्रोथ हो रहा है, ये आपको क्या दिखाता है, सर्विस सेक्टर में लगातार वृद्धि होते रहना ये दिखाता है कि आप बहुत अच्छा, आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। आपके इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार गिरता रहना चाहिए, लेकिन ये गिरावट परसेंटेज में होनी चाहिए, ये गिरावट एग्रीगेट वैल्यू में नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट वैल्यू में आपको बढ़ते रहना चाहिए। एग्रीगेट वैल्यू में वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इनका परसेंटेज इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इनका प्रतिशत अर्थव्यवस्था में कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था बड़ी होती जा रही है और उसकी निर्भरता कृषि से छूटती जा रही है। जैसे अगर इस साल की हम लोग बात करें तो इस साल जो एस्टिमेशन है जीवीए का वो है टर्शरी सेक्टर 45.3%, ये टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब सर्विसेज का। और ये देखिए इंडस्ट्री बढ़ गई है ना, सेकेंडरी सेक्टर का 28% था उसमें, यहाँ बढ़ के कितना हो गया है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर बढ़ के हो गया 39.5%, और प्राइमरी सेक्टर वहां 17.7% था, यहाँ घट के 15.2% हो गया है। ये दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। प्राइमरी सेक्टर का हमने कहा एग्रीगेट वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में घटते रहना चाहिए। तो ये दिखाता है कि आप जो है विकसित अर्थव्यवस्था की ओर कदम रख रहे हैं। एग्रीगेट वैल्यू लेकिन बढ़ती रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। एग्रीगेट वैल्यू किसी चीज में गिर रही है तो ये बहुत निगेटिव बात है, परसेंटेज का इधर उधर हो सकता है। ये पूछ रहा है कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है एनएसएसओ, ये क्या करता है, ये बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं। 2017-18 से 2022-23 के बीच में महिला श्रम भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये सोशियो इकोनॉमी है, और ये बता रही है कि अगर महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो जेंडर गैप है जॉब अपॉर्चुनिटीज में, वो क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ रही है, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, महिला श्रम भागीदारी, कुल श्रम भागीदारी में उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जेंडर इनइक्वालिटी कम हो रही है, और जो जेंडर गैप है जॉब अपॉर्चुनिटीज में वो लगातार घट रहा है। और जो डेटा कह रहा है कि 2017 से 2022-23 के बीच क्या बदलाव आए हैं, तो उस डेटा के अनुसार ये 23.3% से लेकर 37% तक बढ़ गई है, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 23.3 से लेकर 37% बढ़ी है, किसके किसके बीच में, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है जो ये दिखा रहा है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है और महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ रही है, जो कि सामाजिक रूप से भी अच्छा है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि महिला उत्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पूरा डेटा इसमें
समझाया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन को हमने ज्योग्राफी में भी शामिल किया था, ताकि आप मानव भूगोल की प्रवृत्ति को भी अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल करें और समझने का भी प्रयत्न करें कि क्या है ये। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि लोग गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं। तो अर्बन रूरल माइग्रेशन इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जो शहरी आधारित संरचना है उस पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, और इस दबाव का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि लोग जो है गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन का मूल कारण क्या है? तो ये सारे कारण हैं। हाई लेबर डिमांडिंग सिटीज, बिल्कुल सही बात है। शहरों में श्रम की मांग अधिक होती है, गांवों में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। जिस खेत में 3 लोगों के काम करने से उत्पादन हो सकता था, उसी खेत में 5 लोग उत्पादन कर रहे हैं। छिपी बेरोजगारी को यहाँ आप समझ लीजिए छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए कि ये खेत है और इस खेत में 5 लोग काम करते हैं और इस खेत में 10 टन उत्पादन होता है। 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 टन उत्पादन हो रहा है। लोग बढ़ गए और अब 5 लोग इसमें और जुड़ गए और 10 लोग काम करने लगे, और उत्पादन कहाँ रह गया? 10 टन रह गया। तो बाद के जो 5 लोग इसमें जुड़े, उनकी उनकी उत्पादकता क्या है? उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। इसलिए काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके रोजगार का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, या इनके काम करने से अर्थव्यवस्था में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। इसे इनका काम करना नहीं माना जाएगा। कार्य बराबर बल, पूरे बल की दिशा में विस्थापन। अगर आप बल लगा रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ है, आप काम कर रहे हैं लेकिन उससे कोई आर्थिक उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आप काम कर रहे हैं। आप बेरोजगार हैं, रोजगारों की भीड़ में आप छुप गए हैं। तो बहुत सारा बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में क्या है कि रोजगारों के बीच में बेरोजगार छुपे हुए हैं, और जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है, वो 100% यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा गांवों में रोजगार के अवसर बहुत कम है, जिसके कारण से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, ग्रामीण और शहरी विकास में जो अंतर है वो भी लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करता है। क्यों? जो अभी रूरल एरिया, गांव में बहुत कम नौकरियां हैं, इसलिए भी लोग शहरों की ओर भागते हैं। तो ऑल ऑफ द अब उपयुक्त सभी सही होंगे। और यहाँ पर वो फॉर्मूला भी बताया गया है कि कैसे पुश और पुल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो ये है 4.5%, है ना। 4.5% जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसके लिए आरबीआई ने फोरकास्ट किया है। तो ये जानना जरूरी है कि सीपीआई पर बेस्ड है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस है। अगर आप ये नहीं समझते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है या इन्फ्लेशन क्या है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहिए और पुरानी वीडियोज को देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है और तमाम तरह के इन्फ्लेशन क्या है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 प्रोजेक्टेड एट 4.5%, 4.5% के आसपास ये लक्षित की गई है। द आरबीआई एम्स टू अलाइन इन्फ्लेशन विद इट्स मीडियम टर्म टारगेट। ये 4% का है, 4% ±2। ये जो है लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें हम अपने इन्फ्लेशन को रखेंगे तो 4.5% है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है वो भी आप यहाँ देख लें। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल जो मुद्रास्फीति है उसको कलेक्टिवली हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें सभी वस्तुएं शामिल हैं, सभी सेवाएं शामिल हैं, खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर कीमतें भी शामिल हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से जिन कीमतों में बदलाव आता है वो खाद्य पदार्थ हैं और ऊर्जा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जिनमें तेजी से मूल्य परिवर्तन होता है, उनको भी शामिल करते हैं। तो उसको हम कलेक्टिवली हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, और सीपीआई पे नापकर उसको हमें 6% के अंदर रखना होता है। मतलब मैक्सिमम बैंड जो है वो 6% का है। 4% रखा गया है, ±2% दिया गया है कि यहाँ आप थोड़ा फ्लक्चुएशन ले सकते हैं, जो कि नया मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम है उसके अनुसार ये नियम है। CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये पूछा गया है, फुल फॉर्म उस टाइम पे चर्चा में था कि आप जानते रहिए कि ये क्या करता है। क्रेडिट गारंटी फंड है ये। क्रेडिट गारंटी फंड क्या करते हैं? जैसे सबसे बड़ी समस्या एमएसएमई सेक्टर में क्या है? एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको समय पर फाइनेंस नहीं मिल पाता। वन मैन शो होते हैं और बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से चलाने की प्रवृत्ति लोगों में एमएसएमई को होती नहीं है, जिसके कारण से एमएसएमई को लोन मिल पाना सही सही टाइम पे, और एक बार तो एमएसएमई बनाने वाला किसी तरह से अपना पैसे वैसे का अरेंजमेंट करके अपना एमएसएमई लगा लेता है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसके कार्यान्वयन को करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसके लिए अभाव हो जाता है। तो उस अभाव को कम करने के लिए समस्या क्या रहती है कि उसके पास कोलेटरल नहीं होता है जिसके अगेंस्ट बैंक लोन दे दे उसको, तो उसी के लिए ये फंड बनाया गया है। तो
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी के संयुक्त प्रयासों से इसको लॉन्च किया गया है। एमएसएमई को ये काम करेगा, एमएसएमई के लिए काम करेगा, क्या करेगा? कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये प्रोवाइड करवाएगा बाई ऑफरिंग अ क्रेडिट गारंटी टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी वित्तीय संस्थान या बैंक ऋण देंगे एमएसएमई के क्षेत्र में, उनको एक गारंटी देगा कि अगर ये आप जिसको लोन दे रहे हैं अगर ये पुनर्भुगतान नहीं करता है तो गारंटी फंड से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जो एमएसएमई सेक्टर है उनको जो लोन देने की टेंडेंसी है कमर्शियल बैंक्स की, उसमें सुधार आएगा। तो ये आप जानते रहें, क्योंकि एमएसएमई देखते ही कमर्शियल बैंक किनारा कस लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्टैब्लिश करना चाहे तो आरबीआई के अनुसार उसकी क्या क्राइटेरिया है? तो वो क्राइटेरिया है 1000 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ की होनी चाहिए, जिससे आरबीआई उसको बैंक के रूप में अनुमति देगा। आरबीआई के काम क्या है, कैसे आरबीआई काम करता है, इन सारे मुद्दों पर हम आगे के इन सारे मुद्दों पर हमारे वीडियोज को आप देखिए, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जितना भी बैंक होता है, बैंकिंग और मॉनेटरी एक्टिविटीज से संबंधित जितने भी काम होते हैं, इन सबको कौन करता है? इन सबको करेगा आरबीआई। तो किसी बैंक को बैंक स्टार्ट करना है तो वो आरबीआई से ही परमिशन लेगा। तो आप देख रहे हैं लगातार कि करंट अफेयर्स ही इकोनॉमी में पूछ रहा है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बजट प्रायोरिटीज इन परसुइट ऑफ विकसित भारत इन यूनियन बजट 2024-25? क्या चीज इसमें शामिल नहीं है? विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट प्राथमिकताओं में कौन सा एक शामिल नहीं है? जिसमें ऑप्शन है आपके ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रेजिलियंस, और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आप जानते हैं कि विकसित भारत के लिए सब कुछ जरूरी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी जरूरी है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक बड़ा लेक्चर आपको आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये नहीं कहना चाह रहे हैं हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकसित भारत के लिए जरूरी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, या किसी भी देश के विकसित होने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बजट 2024-25 की प्राथमिकताओं में इसको शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए सरकार अलग से काम कर रही है। तो ये थे वो 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के जो 17वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। इनको आप जान ही गए हैं, लेकिन इनको आप ये जानने के लिए यूज करिए कि हमें 17वीं बीपीएससी देने जाने से पहले कितना जरूरी है हमारे लिए बजट। 3 प्रश्न आपने देखा बजट में है, 3 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से हैं, आरबीआई से 2 प्रश्न हैं, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी से 1 प्रश्न है, तो आप जरूर से जरूर इनको पढ़ के जाएं। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत 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 आवश्यक है, तो इनको पढ़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगले सेशन में हम 17वीं बीपीएससी में बिहार स्पेशल पे आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।